ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और गंभीर आरोप प्रत्यारोप के बाद आज अंता में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान और या यूं कहें कि वोटिंग अंता उपचुनाव के लिए बम्पर हुई है और इस बम्पर वोटिंग के बीच कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं। महत्वपूर्ण सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अंता उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। बीते चुनाव तक यानी बीते 2023 के विधानसभा चुनाव तक जो सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर वाली सीट थी, उसमें अब मुकाबला त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय फैक्टर का, इस ट्रायंगुलर फाइट वाले फैक्टर का कितना असर अंता के इस दंगल पर दिखाई देगा। दूसरा सवाल, धरने पर बैठे नरेश मीणा का क्या था प्लान। दरअसल नरेश मीणा आज उपचुनाव के बीच धरने पर बैठ गए, ग्रामीणों के साथ वो धरना देने लगे। आखिर इस धरने से उनका प्लान क्या था और आखिर उन्होंने धरना क्यों दिया। तीसरा सवाल, अंता उपचुनाव में क्या पिछड़ गई है कांग्रेस। दरअसल मतदान हुआ है, वोट प्रतिशत अभी आपके सामने जब आएगा तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वाकई बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग में वोट पैटर्न किसकी जीत का इशारा कर रहा है और किसको बढ़त का इशारा कर रहा है। और चौथा सवाल ये कि नतीजों में पलट जाएगा क्या पूरा चुनावी गणित। अब तक जिस तरह से चुनावी गणित 2008 के बाद से अंता विधानसभा सीट का रहा है, क्या ये उपचुनाव उस पूरे चुनावी गणित को पलट कर रख देगा। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो आज अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर, मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें थी। जब सुबह 9 बजे का पहला चुनाव प्रतिशत सामने आया तो सबने कहा कि देखिए वोटिंग तो अच्छी हो रही है। और जब तक ये इनसाइड स्टोरी में आपके लिए शूट कर रहा हूं तब तक एक अच्छा खासा जो वोट प्रतिशत है, वो उस वोट प्रतिशत का आंकड़ा सामने आ चुका था। लगभग 3 बजे के जो आंकड़े हमारे सामने आए थे वो 65% के आसपास थे। और आपको बता दूं कि इससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में 80.3% का आंकड़ा रहा था इस विधानसभा सीट पर, और कहा गया कि 80.3 का एक रिकॉर्ड है पिछले यानी कि विधानसभा चुनाव में। अंता की जनता ने यहाँ पर रिकॉर्ड मतदान किया था। लेकिन जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो कुल मिलाकर के फाइनल आंकड़े भी आपके सामने आ चुके होंगे। तो प्रतिशत, वोट प्रतिशत का, वोट मतदान का पैटर्न देखे तो या तो वही रिकॉर्ड कायम रहेगा या फिर वो रिकॉर्ड भी अंता की जनता तोड़ देगी। लेकिन आप समझिए इस बम्पर वोटिंग के बीच ये वोट पैटर्न क्या कह रहा है। हालांकि बीते चुनाव में भी आप जानते हैं इसी तरह का वोट पैटर्न रहा, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। इस पर गौर करने वाली बात है, ये उपचुनाव है और ये उपचुनाव 2023 के विधानसभा चुनावों की जो धुरी रही उस धुरी से बिल्कुल उलट हो रहा है। क्योंकि तब एक तरीके से बाइपोलर फाइट विधानसभा अंता में थी और इस बार ट्रायंगुलर फाइट, और ट्रायंगुलर फाइट भी कोई ऐसी वैसी नहीं। ट्रायंगुलर फाइट में नरेश मीणा ने एक तरीके से सबके माथे पर पसीने और बल ला दिए थे। नरेश मीणा ने जिस तरीके से छबड़ा के बाद देवली उनियारा और देवली उनियारा के बाद अब ये चुनाव, ये उपचुनाव बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया है, उसमें यह बात तय है कि कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन, इन दोनों जो बीजेपी के मोरपाल सुमन है, इनके बीच की टक्कर है। लेकिन अब वोट प्रतिशत को देखते हुए देखिए, कंवरलाल मीणा जो यहाँ से विधायक थे, उनकी विधायकी चली गई, सदस्यता चली गई जब उन्हें एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा बरकरार रखी गई और फिर उनकी सदस्यता विधानसभा स्पीकर की तरफ से रद्द कर दी गई। अब लोग ये कह रहे थे कि भाई क्या, चूंकि ये बीजेपी के खाते में थी, क्या वाकई बीजेपी के खाते में रहेगी और बीजेपी के कैंडिडेट के प्रति क्या वही एक चुनावी हवा उपचुनाव में देखने को मिलेगी। देखिए, अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है, जिस बाई इलेक्शन से
सरकार बनने ना बिगड़ने, यूँ कहें कि सरकार की सेहत पर कोई फर्क ना पड़े, तो अमूमन इस तरह की बम्पर वोटिंग नहीं देखी जाती। हालांकि बम्पर वोटिंग में आमतौर पर आम चुनाव में ये धारणा है कि जब अच्छी वोटिंग हो तो व्यवस्था बदलने, नेतृत्व बदलने के लिए लोग वोट करते हैं। ये भी एक चर्चा है। लेकिन अंता में चूंकि कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया हैं, वो 2 बार से यहाँ जीते हैं, 2 बार से मंत्री रहे, लेकिन जिस तरीके से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और नरेश मीणा ने व्यक्तिगत तौर पर प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर टारगेट किया है, वो संकेत और संदेश अंततः के जनता तक पहुंचा। लगातार फोकस चाहे चुनावी डिबेट्स का हो या फिर अंता में सड़कों पर लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच, वहां की जनता के बीच ये मुद्दा सुना जाता रहा, उस पर सवाल होते रहे, जवाब आते रहे, तर्क होते रहे, वितर्क होते रहे, लेकिन ये मुद्दा बना रहा। लगातार व्यक्तिगत होकर के प्रमोद जैन भाया पर नरेश मीणा टारगेट करते रहे। दूसरी तरफ बैकहैंडेड एक ऐसा माहौल बना जो बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में भी नहीं दिखा। कंवरलाल मीणा को लेकर नरेश मीणा ने भी खुद सिंपैथी एक तरीके से व्यक्त की कि भाई देखिए, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तब ये उपचुनाव हो रहा है, हम तो इसलिए लड़ रहे हैं। राजकुमार राउत ने भले किसी को समर्थन ना दिया, लेकिन उन्होंने भी आदिवासी कार्ड खेल दिया, उन्होंने भी एक सिंपैथी बैकहैंडेडली कंवरलाल मीणा के प्रति दिखा दी थी। तो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी इसलिए बीजेपी को मिलती दिखाई नहीं दी क्योंकि बीजेपी ने आदिवासी वर्ग का कोई कैंडिडेट यहाँ पर उतारा नहीं। बीजेपी के सामने एक चुनौती ये भी थी कि लोग लोकल कैंडिडेट की डिमांड कर रहे थे। मोरपाल सुमन 12 जिले के रहने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि वाकई बीजेपी की तरफ से एक लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। बीजेपी आखिर तक मतदाताओं को, अंता की जनता को ये बताने में लगी रही कि मोरपाल सुमन एक लोकल कैंडिडेट है। अब ये कितना एस्टेब्लिशमेंट बीजेपी कर पाई इस बात का, या कितना नैरेटिव ये बना पाई जो जनता के मनों में गया, उनके दिमाग में बैठा, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आखिर तक बीजेपी इस बात को कहती रही। और देखिए, जो बीजेपी का अंदरूनी टसल था वो भी दिखाई दिया। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको याद होगा सीएम और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक रथ पर प्रचार करते भी नजर आए। लेकिन सवाल ये यहां पर ये उठ रहा है कि क्या ये वोटिंग पैटर्न जो इतना बड़ा पिछली बार की तरह है, ये इस बार एक नए परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है? क्या नरेश मीणा ने जो माइक्रो स्ट्रेटजीज बनाई, वो स्ट्रेटजीज अंततः में उपचुनाव में उनके लिए काम है? क्योंकि आज देखिए, दिन भर जो भीड़ रही उसमें बुजुर्गों की भीड़ आपने देखी किस तरीके से, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो या फिर महिला वोटर्स हो, युवा वर्ग हो, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपचुनाव में इस तरह की तस्वीरें, किसी भी उपचुनाव में इस तरह की तस्वीरें अमूमन नहीं दिखती। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी भी उपचुनाव में इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, लेकिन जब किसी सरकार की सेहत पर कोई फर्क उपचुनाव से ना पड़े, एक सीट से ना पड़े, तब इस तरह की अमूमन तस्वीर दिखाई नहीं देती है। अब या तो ये कहा जाए कि जब सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना, तब भी बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो आकर के मोरपाल सुमन के लिए इतनी बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। हालांकि नरेश मीणा को तो एक वोट कटवा के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन अब याद कीजिए, छबड़ा और देवली उनियारा में नरेश मीणा वोट कटवा नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पर पिछड़ गई थी। तो इस बार फिर एक बार अंत में कुछ ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। लोग कह रहे हैं, लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो इस गेम से आउट हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा है। अब देखिए, जिस तरह से अंत का उपचुनाव हुआ, बम्पर वोटिंग है, इसके बावजूद कई एक छुटपुट घटनाएं हुई, कई ईवीएम मशीन खराब हुई, कई वीवीपैट खराब हुई, उनको बदला गया, फिर वोटिंग बहाल हुई। लेकिन सागली गांव में वोट का बहिष्कार किया गया। उस गांव में लगभग 736 वोट हैं। वहाँ सड़क न बनने की एक नाराज़गी थी, उसको लेकर लोग वोट बहिष्कार कर रहे थे। उनके साथ नरेश मीणा ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देवली उनियारा की जो पिक्चर थी, इससे पहले के उपचुनाव में देवली उनियारा सीट पर जब 6 सीटों पर उपचुनाव राजस्थान में हुआ, तो नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच जो थप्पड़ कांड हुआ, वहाँ पर भी इसी तरह से ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया था और ज़बरदस्ती
वोट डलवाने के चलते नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। ये बात नरेश मीणा का ने कही थी। खैर उसके बाद उन्हें जेल हुई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन क्या नरेश मीणा वैसी स्थिति यहाँ पर भी बनाना चाह रहे थे? देखिए 15 मिनट में, हालांकि चूँकि प्रशासन के अधिकारी वहाँ पहुँचे, 15 मिनट में नरेश मीणा ने अपना धरना वो ख़त्म कर दिया। वो धरना स्थल से चले गए। हालांकि उनके आरोप कई हैं। कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। जो अबरार हैं, उनके कोई समर्थक, उनके बेटे, चूँकि नरेश मीणा के बेटे भी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और खुद नरेश मीणा भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो तमाम चीज़ें थी। कांग्रेस पर शराब के बदले वोट खरीदने के आरोप लगा रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बात लिखी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को तो उपचुनाव के दिन भी वो बुरी तरह से टारगेट करते नजर आए, लेकिन 15 मिनट में अपना धरना खत्म किया। और वो ऐसे समय पर जब उपचुनाव की वोटिंग का आखिरी फेज था, यानी कि लगभग 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास उन्होंने धरना शुरू किया। पूरे एक तरीके से अंत में खबर फैली कि नरेश मीणा फिर एक बार धरने पर हैं। और तस्वीर आपने देखी होगी किस तरीके से अंत में सागली गांव की जो मांग थी, वहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ कीचड़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जब उनके लोग, अंता के लोग जब कीचड़ में हैं सड़क न बन पाने के कारण, तो वो भी कीचड़ में रहेंगे। तो एक तरीके से सिंबोलिज्म की जो राजनीति है वो उपचुनाव के दौरान भी नरेश मीणा करते नजर आए। उसका देखिए एक ही मकसद था, एक ही चीज़ थी कि 3 बजे के बाद जो आखिरी समय में जो वोटिंग लोग करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में नरेश मीणा फैक्टर रहे। तो नरेश मीणा फैक्टर को राजस्थान में अंता में पूरी तरीके से रेलेवेंट उपचुनाव की तारीख तक और आखिर तक बनाए रखने के लिए नरेश मीणा ने हर एक कोशिश की। नरेश मीणा के लिए उन लोगों ने भी प्रचार किया जो झालावाड़ में स्कूल हादसे में मारे गए परिजन थे। वो भी एक भावनात्मक कनेक्ट रहा। सचिन पायलट के प्रति जो नरम दिखाई दिए नरेश मीणा, वो भी एक फैक्टर रहा। और उसके बाद जो ताकत नरेश मीणा ने दिखाई, चाहे वो प्रचार के तौर पर हो, हनुमान बेनीवाला आए, वो बात अलग है कि वो आखिरी दौर में आए। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल पहले ही उनको समर्थन का ऐलान कर चुके थे। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के सर्व समाज के उस फॉर्मूले पर, जिस फॉर्मूले पर अंत में राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, नरेश मीणा उस पर फिट बैठती है। तो क्या यही फैक्टर इस बम्पर वोटिंग का कारण भी बन रहा है? और कांग्रेस के वाकई इस पूरे मुकाबले में तीसरे नंबर पर आ गई है, देवली उनियारा और छबड़ा की तरह। और क्या ये फाइट नरेश मीणा और बीजेपी के बीच रह गई? लेकिन इसमें तगड़ा कौन साबित होगा? आखिर क्या वाकई कंवरलाल मीणा के लिए जिस तरह की वोटिंग हुई, क्या उसी तरह की वोटिंग मोरपाल सुमन के लिए भी हुई है? या फिर ये पूरा फैक्टर या पूरा उपचुनाव नरेश मीणा के इर्द गिर्द ही इस पर मतदान हुआ? है सवाल है और नतीजे में तय हो जाएगा। नतीजों की तमाम खबरें आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।